नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का शुरुआती दौर, जो मॉडरेट्स का समयकाल था, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कांग्रेस के फाउंडिंग के बारे में बताया था और आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और जो शुरू के 10-15 साल थे उस काल की बात करेंगे। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 की भी चर्चा इस लेक्चर में मैं आपके साथ करने वाला हूं। अगर आप मेरे अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज या स्पेशल क्लासेस की अपडेट्स चाहते हैं तो आप मुझे इस आईडी पर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं और अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं इस आईडी पर उपलब्ध हूं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो pathfinder_UPSC पर हमारे चैनल के सभी लेक्चर्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो 2022 और 23 के सब्सक्रिप्शंस के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। अभी एक 4-in-1 ऑफर चल रहा है जहां पर 4 अलग अलग ऑफर साइमल्टेनियसली चल रहे हैं 28 अप्रैल तक। उसके बाद ये चारों ऑफर्स नहीं चलने वाले हैं। पहला ऑफर ये है कि यहां पर आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 20 जीएस की किताबें हैं जिसमें करंट अफेयर्स भी अपडेटेड है। ये आपको मिनिमम 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ में फ्री में मिलेगा। और दूसरा ऑफर ये है कि आपको कोर्स पर ईएमआई ऑप्शन के तहत भी ये आप ले सकते हैं इस कोर्स को। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल डिस्क्रिप्शन में जाकर इस bit.ly वाले लिंक पर क्लिक करना है। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें स्क्रॉल कीजिए, मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप बेसिक डिटेल्स भर दीजिए। हमारी टीम मेंबर्स आपको कांटेक्ट करके पूरा प्रोसेस बता देंगे कि किस तरह से आपको ये करना है। हमने यहाँ पर ये प्लान इसीलिए चालू किया है ताकि जो विद्यार्थी एक साथ इस कोर्स की फी को नहीं दे सकते उनको पर मंथ देने में सहूलियत रहे। तीसरे ऑफर के तहत आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलेगी 4 महीने की, और अगर प्रीलिम्स उससे भी ज्यादा डिले होता है तो अप टिल प्रीलिम्स डेट ऑफ 22 और 23 तब तक आपके लिए कोर्स वैलिड रहेगा। आप रिवीजन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चौथा ऑफर ये है कि अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा प्लस और आइकॉनिक दोनों कोर्सेज पर। प्लस कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा, और आइकॉनिक में क्लासेस के उपरांत एक पर्सनल मेंटोर भी मिलेंगे जो आपको डे टू डे गाइड करेंगे, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाएंगे जीएस मेंस के लिए। तो यहां पर आपको ये वाली प्राइसेस पे नहीं करनी है। यूज द कोड महिपाल एंड गेट 10% डिस्काउंट। और अब अनअकैडमी पर बैचेस के फॉर्मेट में पढ़ाई होती है। तो अगर आप 22 की तैयारी कर रहे हैं तो 28 अप्रैल से 28 अप्रैल से एक नया बैच शुरू हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल उस बैच में एनरोल कर लेना है और आपके सारे सब्जेक्ट्स आपको पर्टिकुलर टीचर्स पढ़ाएंगे। जैसे इस 28 अप्रैल वाले बैच में मृणाल सर, मैं, दीपांशु सर, आरती मैम, ये सभी एजुकेटर्स, अन्य कई एजुकेटर्स भी हैं, वो सब मिलकर आपको पढ़ाएंगे हमारे सब्जेक्ट्स। तो जैसे 28 अप्रैल वाले बैच में आर्ट एंड कल्चर मैं पढ़ाऊंगा। तो 2022 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके हर सब्जेक्ट की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाएगी और शेड्यूल आपको इस बैच के स्ट्रक्चर के अनुसार चलना है। तो आपको यह भी सोचने की जरूरत नहीं है कि पहले क्या पढ़ूं बाद में क्या पढ़ूं। यहां पर आपको बैच में गाइडेंस मिलेगी सभी टीचर्स के द्वारा। और इसी प्रकार से हिंदी मीडियम का भी बैच शुरू होने वाला है, लक्ष्य यूपीएससी सीएसई बैच। तो इस तरह के बैचेस समय समय पर अब यहां पर स्टार्ट होते रहते हैं। ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ऑप्शनल प्लस जीएस के कंबाइंड पैकेजेस अवेलेबल हैं विच विल सेव अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू। ये प्राइसेस भी पे नहीं करनी है, इन पर भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू यूज दिस कोड महिपाल। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। यू कैन गो एंड चेक देम आउट ऑन दी अनअकैडमी ऐप। अब आज इस लेक्चर में हम जिस समय काल की बात करने जा रहे हैं 1885 ऑनवर्ड्स, तो मैं आपको मैप दिखा देता हूं कि यहां पर अब क्या स्थिति है। कई लेक्चर से हमने मैप नहीं देखा है। तो अभी तक ब्रिटिश भारत के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के भूभाग पर अपना कब्जा जमा चुके हैं। राइट फ्रॉम द पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर टिल बर्मा हियर, यहां पर बर्मा थाईलैंड का जो बॉर्डर है वहां तक इनका कंट्रोल हो चुका है। याद करिए, सिख एम्पायर इन्होंने एनेक्स कर लिया था पूरी तरह से 1850 के पहले, 1848 टू बी प्रिसाइज। और यहां पर बर्मा के साथ भी सेकंड और थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद पूरा कंट्रोल इनका हो जाता है। और बाकी सारे एरियाज तो ये पहले ही कवर कर चुके हैं। हमने डिस्कस किया था कैसे एक एक करके ये हर टेरिटरी को जीतते गए थे। यहां पे जो भी पिंक में आपको एरिया नजर आ रहा है ये सभी डायरेक्ट ब्रिटिश रूल में था, और जो येलो में नजर आ रहा है वो सब प्रिंसली स्टेट्स थे। तो अब आप देख रहे हैं कि डलहौजी ने कई सारे स्टेट्स को एनेक्स किया, तो काफी एरिया डलहौजी पिंक करके चला गया था येलो से। और लेकिन फिर भी अभी एक काफी बड़ा एरिया, खास करके यहाँ राजस्थान, गुजरात और सेंट्रल इंडिया वाला जो एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स मौजूद थे। कश्मीर, नेपाल, भूटान, ये सारे राज्यों की जो हिमालयन किंगडम्स थे इनके भी ब्रिटिश के साथ रिलेशंस थे, इन द सेंस कि ये सभी भी सब्सिडरी अलायंस को साइन कर चुके थे। तो एक तरह से पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट अब इनके कंट्रोल में है। तो 1850 के बाद इन्होंने टेरिटोरियल एक्सपांशन अपना एक तरह से बंद कर दिया। अब इनका सारा जोर इस पर था कि गवर्न कैसे किया जाए, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए और इसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाए। लेकिन 1885 आते आते हमारे यहां पर राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म शुरू हो चुका था, और नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हम मानते हैं 1885 से इंडिया में। तो नेशनल मूवमेंट जो है ये यूपीएससी अपने हिस्ट्री के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन करता है कि नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ना है। तो नेशनल मूवमेंट को हम 3 फेजेस में पढ़ते हैं, इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है।
तो पहले 20 साल जो है 1885 से 1905 तक, ये कहलाता है मॉडरेट नेशनलिज्म का टाइम पीरियड, क्योंकि इस समय कांग्रेस में मॉडरेट्स थोड़े ज्यादा हैवी थे, उनकी डिमांड आजादी वगैरह की नहीं थी, वो तो केवल थोड़े बहुत सुधार चाहते थे, रिफॉर्म्स चाहते थे। फिर आता है एक्सट्रीमिस्ट फेज, जिसमें कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट वाले लीडर हैं वो थोड़े हावी होते हैं, कुछ आंदोलन होते हैं देश में जैसे कि स्वदेशी आंदोलन। तो ये समय काल है 1906 से 1916 का। और तीसरा जो टाइम पीरियड है या फेज है, इसको हम कहते हैं गांधीयन एरा। तो ये 1917 से लेकर 1947 तक का टाइम पीरियड है। इस समय महात्मा गांधी और उनके जो नेशनल कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट्स हैं, ये थोड़े ज्यादा हावी हो जाते हैं, या फिर जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें गांधी पटल पर छा जाते हैं। तो ये 3 फेजेस में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ने वाले हैं। तो आज इस लेक्चर में मेनली मैं मॉडरेट नेशनलिज्म के बारे में डिस्कस करूंगा। कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, उन्होंने क्या कहा, उनकी डिमांड्स क्या थी, क्या ब्रिटिश हुकूमत से वो कहते थे कि क्या चेंजेस लाओ, और ब्रिटिश हुकूमत ने इनको बदले में क्या दिया। तो मॉडरेट फेज जो है, इसकी कुछ खास बातें ये थी कि पहला, मॉडरेट लीडर्स हैं ये सभी ब्रिटिश जस्टिस और गुडविल में विश्वास रखते थे, यानी कि ब्रिटिश न्याय करेंगे, क्योंकि ब्रिटेन अपने देश में न्याय की बातें करता था, तो इनको लगता था कि यहां पर भी न्याय होगा। तो ये ब्रिटिश जस्टिस के अंदर पूरी तरह से बिलीव करते थे। इनमें से कई लोग विदेश में, ब्रिटेन में पढ़कर भी आए थे, तो वो उससे भी काफी इंस्पायर्ड थे। और इनका कहना था, इन मॉडरेट्स का, कि जो भी हमारी डिमांड होगी वो पीसफुली हम सामने रखेंगे, हमें कोई आंदोलन वगैरह नहीं करना है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे वकील हैं, बैरिस्टर हैं, तो हम लोग शांति प्रिय तरीके से, पीसफुल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से अपनी डिमांड्स ब्रिटिश के सामने रखेंगे। इनफैक्ट एक काफी फेमस कहावत है कि जो मॉडरेट्स हैं वो 3 P में विश्वास करते थे, प्रेयर, पिटीशन और परसुएशन, है ना। प्रेयर, तीनों का मतलब तो जानते हो ना, इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद कर लेना अगर नहीं पता हो तो। प्रेयर, पिटीशन और परसुएशन, छोटा सा होमवर्क है, जिनको मीनिंग नहीं पता उसका मीनिंग आप पता कर लीजिएगा। तो इन 3 तरीकों से मॉडरेट्स अपने डिमांड्स को आगे रखते थे। तो शुरुआत में ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी अच्छा लगा कि यार ये तो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तमीज से अगर बात करते हैं ऑफिस में, यस सर कह के हमसे अपनी डिमांड रख जाते हैं। तो इनको भी लगा कि चलो अच्छा है, सेफ्टी वॉल्व है, धीरे धीरे स्टीम निकल जाएगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस की डिमांड बढ़ती गई 20 सालों में, तब इनको लगने लगा कि ये तो थोड़ा न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो शुरुआत में तो ब्रिटिश हुकूमत इनके प्रति काफी नरम थी, इनको वेलकम भी करती थी, लेकिन 1905-1906 का समय आते आते इनको लगने लगा था कि ये थोड़ा सा न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। लगभग इसी समय के आसपास ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी देखा कि कांग्रेस में ज्यादातर नेता अपर कास्ट हिंदू हैं, तो उन्होंने मुस्लिम्स को कांग्रेस से दूर करने की कोशिश करी। जो मुस्लिम्स ब्रिटिश रूल के फेवर में थे उनको कहा गया कि आप कांग्रेस ज्वाइन मत करो, और आप देखोगे कि 1906 के आसपास ही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है वो भी इसी समय से शुरू हो जाती है। और वैसे ये डिवाइड 1857 के बाद ही आना शुरू हो गया था, लेकिन सर सैयद अहमद खान और जो वो अलीगढ़ मूवमेंट था उनका, याद करो, उन्होंने कोशिश करी थी कि मुस्लिम्स फिर से ब्रिटिश रूल के नजदीक जाएं, लॉयल रहें, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में उनको अच्छी पोस्ट भी मिले। तो यहीं पर आप देखोगे कि धीरे धीरे कांग्रेस और जो मुस्लिम्स हैं उनके बीच में एक खाई सी आनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर नेता नहीं थे मुस्लिम्स के, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच है कि जो मेजॉरिटी लीडर्स थे वो सभी अपर कास्ट हिंदूज थे, और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस में शुरुआत से ही कम था। बाद में बढ़ गया था, गांधी जी के आने के बाद थोड़ा सा बढ़ गया था, कई बड़े नेता थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे, लेकिन शुरुआती दौर में काफी कम नेता थे। अब आते हैं मॉडरेट्स की डिमांड्स पर। तो मॉडरेट्स की सबसे पहली डिमांड ये थी कि जो आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई थी, याद है ना, 1862 का एक्ट था, उसमें भारतीयों को शामिल किया गया था, राजा ऑफ बनारस और कुछ 2-3 बड़े बड़े लोगों को शामिल किया था उस काउंसिल में। तो उसमें भारतीय लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए और काउंसिल को एक्सपांड करो। भाई काउंसिल में 10 की जगह आप 20 मेंबर रखो, उनमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस इन हायर पोस्ट, आईसीएस एग्जाम को भारत में करो, जो टॉप मोस्ट पोस्ट हैं उनमें भारतीय लोगों को भी अपॉइंट किया जाए। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को पूरी तरह से सेपरेट करो, दोनों पावर्स एक ही व्यक्ति के पास या एक ही डिपार्टमेंट के पास नहीं होने चाहिए। मोर पावर फॉर द लोकल बॉडीज, ऑलरेडी रिपन के समय में काफी काम हुआ था इसके ऊपर, लेकिन फिर भी अभी भी लोकल बॉडीज को और ज्यादा पावर दिए जा सकते हैं। टैक्सेस को कम करने की डिमांड करते थे, लैंड रेवेन्यू को कम किया जाए, किसानों को थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिले लैंडलॉर्ड से, या फिर जहां पर भी उनको टैक्स देना होता है उसमें कमी करी जाए। सॉल्ट टैक्स को हटा दिया जाए, नमक पर कई जगह टैक्स था, याद है मैंने आपको बताया था सूरत में एक एजिटेशन भी हुआ था सॉल्ट को लेकर, दिस वाज वे बिफोर गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह। तो सॉल्ट टैक्स को हटाने की बात कही गई थी, क्योंकि नमक तो एकदम रोजमर्रा की वस्तु है। शुगर पर भी ड्यूटी थी, उसको भी कम करे जाने या हटाए जाने की डिमांड थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन इन्होंने मांगी कि भाई सबको अखबारों में अपनी बात कहने का हक हो, एसोसिएशन बनाने का, संगठन बनाने का अधिकार हो, और आर्मी पर जो स्पेंडिंग करी जाती है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भारत में, वो कम करी जाए, क्योंकि उस वक्त तक आर्मी पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे थे। तो यहां पर कोई भी स्वराज की, ऑटोनॉमी की, स्वायत्तता की, आजादी की डिमांड्स नहीं थी। मॉडरेट्स की सारी डिमांड्स केवल गवर्नेंस रिलेटेड थी या सरकार में रिफॉर्म्स को लाने की थी, टैक्स के बारे में थी।
मॉडरेट्स के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं या फिगर्स हैं वो कौन है? एओ ह्यूम, डब्ल्यूसी बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयब जी, जस्टिस एमजी रनाडे और जी सुब्रमण्य अय्यर। इनमें से कुछ लोगों के बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूं। वैसे कईयों के नाम तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में भी आ गए थे। तो अभी यहां पहला नाम है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एक आईसीएस ऑफिसर थे। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिन्होंने आईसीएस सर्विस को क्लियर किया था यूके जाकर। हालांकि पहले नहीं थे। पहले कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये रविंद्रनाथ के बड़े भैया थे। एस एन टैगोर ने एग्जाम क्रैक किया था 1863 में। कहां पर जाकर? लंदन में जाकर। उस समय क्योंकि लंदन में ही एग्जाम होता था सिर्फ, तो इन्होंने 1863 में एग्जाम क्रैक किया था। और ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो हैं इन्होंने 1869 में एग्जाम क्रैक किया था। तो ये भी वन ऑफ द फर्स्ट भारतीय लोगों में से थे जिन्होंने लंदन जाकर आईसीएस एग्जाम क्लियर किया था। लेकिन इन्होंने सर्विस छोड़ दी थी। इनको जानबूझकर निकाल दिया गया था कुछ 1-2 सालों में ही। तो इन्होंने उसके बाद पॉलिटिक्स का रास्ता अपनाया। और जब ये लंदन में थे तब इन्होंने क्या हुआ था कि वहां पर एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन था ब्रिटेन का 18th सेंचुरी में। उसका नाम था एडमंड बर्क। तो एडमंड बर्क की किताबें वगैरह पढ़ी थी और उससे काफी इंस्पायर्ड थे। एडमंड बर्क वाज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन। कई सारी उन्होंने किताबें भी लिखी थी, है ना। तो इन्होंने बर्क की बातों को अपनाना शुरू किया और भारत में आकर पॉलिटिक्स में इन्होंने अपना कदम रखा और ये कोशिश करी कि यहां पर ऑर्गेनाइजेशंस बने जो भारत में गवर्नेंस को सुधारने का काम करें। तो इसीलिए इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की भी स्थापना करी थी। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई 2 बार, जो अल्टीमेटली कांग्रेस में मर्ज हो जाती है। और ये कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। ही वॉज वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो बात अलग है कि जब ये अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पे थे 1919 में, तब इन्होंने कांग्रेस छोड़ के अपना एक अलग संगठन बना दिया था। जब ये 70-75 साल के थे उस समय, जब ये ऑलमोस्ट मतलब इनकी जीवन के आखिरी साल थे, तो उस समय कुछ इनको दिक्कत हो गई थी कांग्रेस से। बट ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स और शुरुआती 15-20 साल ये कांग्रेस में बहुत ही एक्टिव थे। तो इन्होंने बंगाल पार्टीशन का भी विरोध किया था और इनका एक अखबार था, द बंगाली नाम से अखबार चलता था। तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वॉज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ कांग्रेस एंड मॉडरेट्स। इंडियन एसोसिएशन याद रखना, कई बार इसका नाम इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी बता दिया जाता है क्योंकि दोनों ही नाम इन्होंने यूज किए थे। और ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने बनाया था। जैसे ही लंदन से लौटकर वापस भारत आए थे उस समय इन्होंने ये संगठन बना दिया था। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी ये कन्वीनर थे, जो आगे चलकर कांग्रेस में मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट इज जी सुब्रमण्य अय्यर। इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इज दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया इज जी सुब्रमण्य अय्यर। मद्रास महाजन सभा के माध्यम से ये अपना काम करते थे और ये हिंदू अखबार के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। 5-6 लोगों ने मिलकर स्थापना करी थी, उनमें से एक ये थे। तो आज आप जो हिंदू पढ़ते हो वो जी सुब्रमण्य अय्यर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और एक और इन्होंने अखबार शुरू करा था तमिल में, जिसका नाम था स्वदेश मित्रम। तो ये तमिल में था और द हिंदू इंग्लिश में था। हिंदू की स्थापना कब हुई थी? 1878 में। काफी पुराना अखबार है द हिंदू। फिर है दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पारसी थे, कई सारे पारसी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में ये इन्वॉल्व थे। 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, 86, 93, 1906। इनके पब्लिकेशंस के नाम याद रखिएगा, वॉइस ऑफ इंडिया, रास्त गुफ्तार, ये गुजराती में आता था, रास्त गुफ्तार। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि जब शुरुआती पॉलिटिक्स हुई थी, मॉडरेट फेज स्टार्ट हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय ऑलरेडी ये दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के रखते थे, तो ये दादाजी के जैसे नजर आते थे। तो इसीलिए इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इनके नाम एक और शानदार उपलब्धि थी। इन्होंने लंदन जाकर अपना बिजनेस स्थापित किया, कई साल वहां पर रहे और वहां पर चुनाव जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बने। तो जैसे आज आप पढ़ते हो ना कि कई भारतीय मूल के लोग, कोई यूएस की कांग्रेस में चला जाता है, कोई यूके के पार्लियामेंट में अपना स्थान पा लेता है। ये पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय मूल के व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अपना स्थान बनाया था और चुनाव जीत के गए थे। तो इनको कई बार इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर इन इंग्लैंड भी कहा जाता था क्योंकि वहां पर भी ये काफी प्रोमिनेंट थे। वहां पर भी इन्होंने कई साल अपने बिताए और बिजनेस भी चलाया सक्सेसफुली। गए बिजनेस के काम से ही थे, धीरे धीरे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। फिर बाद में भारत आए, कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इन्होंने बहुत कुछ किया था, बहुत ही बड़ा लंबा कैरियर था इनका, इसीलिए इनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इन्होंने अपनी फेमस किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो ड्रेन थियरी के बारे में बात करती थी। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया था। इन्होंने बताया कि किस तरह से भारत की जो सारी संपत्ति है वो ड्रेन हो रही है, वो भारत से निकलकर इंग्लैंड की तरफ जा रही है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, सेविंग, पेंशंस, ब्रिटिश ट्रूप्स को जो सैलरीज मिलती हैं, ब्रिटिश कंपनीज के जो प्रॉफिट है, सारा पैसा, सारा प्रॉफिट यहां से चूज कर इंग्लैंड ले जाया जा रहा है। ब्रिटिश हुकूमत में कई ऐसे लोग थे जो यहां पर आए तो बिल्कुल आम आदमी थे, एकदम गरीबी से उठकर आए थे, यहां पर 20, 25, 30 साल नौकरी करी और जब वापस रिटायर होकर इंग्लैंड गए तो शानदार पैसे वैसे थे, घर खरीद लिया वहां पर, कईयों ने तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें तक खरीद ली। याद है ना आपको रॉबर्ट क्लाइव? तो इस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे भारत की पूरा धन संपत्ति सब कुछ जा रही है इंग्लैंड में। इनकी इस किताब के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने एक कमीशन की भी स्थापना करी जिसका नाम था वेलबी कमीशन। इसका काम यह था कि पता करो कि ये बात सही है या नहीं, क्या यहां से ड्रेन हो रहा है, सारा वेल्थ जा रहा है इंग्लैंड या नहीं। अब ये देखो, केवल नाम का कमीशन था, उनको भी पता था ब्रिटिशर्स को कि जा रहा है,
और हमें भी पता था कि जा रहा है, लेकिन बस वही है, लोगों को खुश करने के लिए कमीशन बना देते हैं। ये आदतें हमारी सरकारों में भी वहीं से आई है, पुरानी आदतें हैं, इतनी मुश्किल से जाएंगी नहीं। तो वेल बी कमीशन बनाया, उसमें दादा भाई को भी एक मेंबर बना दिया गया और बोला इंक्वायरी करो कि क्या ये बात सही है या नहीं। अब 150 साल से धन संपत्ति जारी थी तो ऑब्वियसली सही तो था ही, लेकिन उसको रोकने के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं। नेक्स्ट इज गोपाल कृष्ण गोखले। इनका भी नाम पहले आ चुका है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में। ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। सुधारक नाम का इनका एक अखबार था जिसको चलाते थे गोपाल गणेश अगरकर। तो ये बात याद रखना, सुधारक अखबार को मेनली चलाते थे ये, और ये भी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से ही जुड़े हुए थे। अब आते हैं हम इन मॉडरेट नेताओं के मेथोडोलॉजी के ऊपर। देखो, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को कई बार हिंदी में गरम दल, नरम दल भी कहा जाता है। तो ये जो नरम दल वाले नेता हैं, ये नाम के अनुसार ही नरम तरीकों से ब्रिटिश से बात करते थे, क्योंकि इनको ब्रिटिश के सेंस ऑफ जस्टिस पर पूरा विश्वास था। ब्रिटिश उस समय दुनिया में क्या कहते थे कि जो न्याय व्यवस्था है, जो जस्टिस सिस्टम है हमारा, वो दुनिया में बेस्ट है। और इनफैक्ट आज हम भी वो ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम को ही फॉलो कर रहे हैं, मोर और लेस। तो वो जो ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम है उस पर उनको बहुत घमंड था, और वो जो घमंड है वो कई मॉडरेट्स को भी था कि नहीं, वो अपने लोगों के साथ जस्टिस कर रहे हैं तो हमारे साथ भी करेंगे। तो वो ये कहते थे कि नहीं, देखो, हमें इंस्पायर होना चाहिए ब्रिटिश न्याय के प्रिंसिपल्स से, और हमें भी एकदम न्यायपूर्वक इन लोगों से डिमांड्स रखनी चाहिए अपनी। तो ये पिटीशन, रेजोल्यूशन, चिट्ठी लिखना, ज्ञापन देना, ये सारे इस तरह से अपने डिमांड्स को आगे रखते थे। मीटिंग्स रखते थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ, लीफलेट, पैम्फलेट छापते थे, मेमोरेंडम देते थे, अखबारों में बयान देते थे, एडिटोरियल्स लिखते थे, डेलीगेशन भेजते थे मिलने के लिए वाइस रॉय वगैरह से। इस तरह से ही अपनी डिमांड्स को आगे रखते थे। लेकिन इनकी जितनी भी पॉलिटिकल गतिविधियां हैं उनमें आम आदमी शामिल नहीं था। एक आम किसान, एक फैक्ट्री वर्कर, उसको कोई लेना देना नहीं था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो क्या पैम्फलेट और क्या मेमोरेंडम पढ़ेगा। तो इनका जो सारा मूवमेंट है वो एजुकेटेड क्लास तक सीमित था। अपनी तरह पढ़े लिखे लोगों को ही इनकी बातें समझ में आती थी, और एजुकेटेड क्लासेस को इन्वॉल्व करने के कारण ये कोई जन संग्राम नहीं बना था, ये मास मूवमेंट नहीं था, जन आंदोलन नहीं था। इट वॉज जस्ट अ मूवमेंट ऑफ द एजुकेटेड क्लास। तो केवल जो समाज की जो क्रीमी लेयर है, जो पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, जिसके पास अच्छा काम धंधा है, केवल वही लोग कांग्रेस के साथ थे, या इन मेमोरेंडम वगैरह लिखने में साथ जाते थे, वाइस रॉय के साथ मीटिंग कर पाते थे, या इनकी बातें समझ पाते थे। जो मिडिल क्लास था उस वक्त, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, जो क्लर्क की जैसी नौकरियां कर रहा था, वो इनकी बातें समझ जाता था, लेकिन वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं था। इट वॉज जस्ट द अपर एशेलॉन्स ऑफ द सोसाइटी। बहुत पढ़े लिखे, मोस्टली सारे वकील ही होते थे। इनका मेन मकसद क्या था कि पॉलिटिकल राइट्स थोड़ी सी ज्यादा मिल जाए, इंडियन काउंसिल्स एक्ट जैसे कानूनों को एक्सपांड कर दिया जाए, और धीरे धीरे गवर्नमेंट में हम अपनी सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि लोकल गवर्नमेंट में हमारा इन्वॉल्वमेंट हो जाए, भारतीय लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। ये इनका अल्टीमेट गोल था। बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई आजादी की डिमांड इनकी नहीं थी। अब ऐसा नहीं है कि ये कुछ अचीव नहीं कर पाए, इनके कुछ छोटे मोटे अचीवमेंट्स भी थे। पहला अचीवमेंट ये था कि इन्होंने एक शुरुआत करी जहां पर कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, वहां पर मॉडरेट्स के समय काल में एक राष्ट्रीय आंदोलन की सुगबुगाहट होती है। धीरे धीरे एक्सट्रीमिस्ट आएंगे, फिर गांधी जी आएंगे, फिर ये जन आंदोलन बन जाएगा, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हो गई। फिर इन्होंने डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टी, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, यानी कि जहां पर चुनकर लोग जाते हैं, ऐसी संस्थाओं के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। अब जब एस.एन. बैनर्जी एडमंड बर्ग के बारे में पढ़कर आए थे, उसकी किताबें लेकर आए भारत में, तो उन्होंने लोगों को बताया कि भाई पॉलिटिक्स ऐसे होती है, देश में गवर्नेंस ऐसे होनी चाहिए, और ये बातें धीरे धीरे वो कई लोगों तक स्प्रेड करते गए। तो डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टी जैसे आइडियाज, जिनके बारे में भारत के लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी, केवल पढ़े लिखे कुछ चुनिंदा लोगों को जानकारी थी, तो उनसे आगे बढ़कर कई लोगों तक ये जानकारी उन्होंने पहुंचाना शुरू किया। और इन्होंने ये भी बताया कि कैसे ब्रिटिश हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। खास करके दादा भाई नौरोजी की जो बुक थी वो उस समय एकदम बेस्ट सेलर बन गई थी। तो इस तरह की बातों से एक चेतना जागृत होती है देश में, और धीरे धीरे ये मूवमेंट मिडिल क्लास, फिर नीचे वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर और एक आम आदमी तक पहुंच जाएगा अगले 20-30 सालों में। फिर कुछ मॉडरेट लीडर्स जो थे, जैसे एमजी रनाडे या गोपाल कृष्ण गोखले, ये सोशल रिफॉर्म्स के लिए भी लड़ रहे थे। तो इनके कारण छोटे मोटे सोशल रिफॉर्म्स भी होते हैं, और कुछ कानून भी पास करती है ब्रिटिश सरकार। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ कई बार आंदोलन चलाए, विधवा पुनर्विवाह के लिए कई आंदोलन चलाए। तो ये काम भी साइड बाय साइड ये लोग कर रहे थे। एक सबसे बड़ा अचीवमेंट मॉडरेट्स का ये था कि इन्होंने इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 को पास करवाया। तो इनकी 7-8 साल की जो ये मेहनत थी, शुरुआती 7-8 साल की मेहनत, ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट के रूप में सामने आती है। 1862 के बाद से ब्रिटिश हुकूमत कोई कानून नहीं लेकर आई थी, तो फाइनली 30 साल बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एक नया कानून पास करता है, और इंडियन काउंसिल्स एक्ट में भारतीय लोगों का रिप्रेजेंटेशन सर्वोच्च संस्थाओं में थोड़ा सा बढ़ जाता है। कैसे? सर्वोच्च संस्थाएं कौन सी है? आपको इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1862 याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था वहां पर लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थोड़े से अलग कर दिए गए थे, पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया था। याद है वो सब, या भूल गए? अगर नहीं याद है तो जाकर एक बार रिवाइज कर लेना। तो देखो वहां पर एडिशनल मेंबर्स मैंने आपको बताए थे 1862 वाले एक्ट में, तो वहां पर 6 से 12 एडिशनल मेंबर होते थे, उनकी संख्या बढ़ाकर इस कानून में 10 से 16 कर दी गई।
फिर इसमें जो प्रपोर्शन है नॉन ऑफिशियल्स का, नॉन ऑफिशियल यानी ऐसे लोग जो सरकार से जुड़े हुए नहीं है, जो ब्रिटिश नहीं होंगे, उनकी संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी जाती है। ठीक है, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन दीज एडिशनल मेंबर्स, इनकी संख्या भी बढ़कर 6 से 10 हो जाती है। और जो मेंबर्स हैं उनको अब ये अलाउड है कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं। पहले तो चुपचाप बैठे रहते थे, उनके पास कोई अधिकार नहीं था, कोई डिस्कशन नहीं हो सकता था, लेकिन अब वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं, फाइनेंशियल पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अभी भी उनके पास वोट करने का अधिकार नहीं है, दे कुड नॉट वोट ऑन द बजट, और कोई अमेंडमेंट भी नहीं करवा सकते थे, लेकिन कम से कम अब डिस्कशन करने का अधिकार उनके पास आ गया है। अब ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछे जाएंगे। 1862, 1892 और 1909 वाले जो एक्ट्स हैं, इन तीनों एक्ट के अंदर क्या क्या भारतीय लोगों को परमिशंस दी गई थी, कैसे कैसे उनके अधिकार बढ़े थे, उसको प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है। और वहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे कि इस कानून के अंदर, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1862 में बजट पर चर्चा करने की अनुमति मिल गई थी, तो वो गलत है, याद रखना 92 में मिली थी। तो डिस्कशन ऑन द बजट, लेकिन अभी भी वोट नहीं दे सकते और ना ही कोई अमेंडमेंट करवा सकते हैं। 1892 वाला कानून है। इस 1892 के कानून में एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या भी बढ़ा दी दोनों ही जगह, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। सेंट्रल काउंसिल कहां पर थी? कैलकाटा में। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां होती थी? आगरा, बॉम्बे, मद्रास, इन सभी जगहों पर जो प्रोविंशियल कैपिटल्स थे, प्रेसिडेंसीज जो थी, यहां पर भी काउंसिल हुआ करती थी। तो इन दोनों में जो एडिशनल मेंबर्स थे, जिसमें आप भारतीय लोगों को भी शामिल किया जा सकता था, उनकी संख्या यहां बढ़ा दी गई, लेकिन अभी भी जो मेजॉरिटी है वो किसकी है? वो ऑफिशियल मेंबर्स की है। ऑफिशियल मेंबर्स कौन है? जो ब्रिटिश डायरेक्ट अपॉइंट कर रहे हैं। ज्यादातर इसमें या तो सीनियर मिलिट्री या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ही हुआ करते थे। तो देखो, अब इन सारे काउंसिल्स में 3 तरह के मेंबर आ गए। जो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, इनमें 3 प्रकार के मेंबर्स आ गए हैं। पहले ऑफिशियल मेंबर्स, जो ब्रिटिश या यूरोपियंस ही होंगे। दूसरे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में भारतीय हो सकते हैं, लेकिन इनको नॉमिनेट किया जा रहा है किसके द्वारा? डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नर या वाइसरॉय के द्वारा। तो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वही होते थे, राजा महाराजा या ऐसे लोग जो हमेशा ब्रिटिश के फेवर में रहेंगे। वो कभी भी भारतीय लोगों के, आम लोगों के बारे में वोट नहीं करेंगे या उसके बारे में विचार नहीं व्यक्त करेंगे वहां पर। तो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के अंदर नॉमिनेटेड में मोस्टली जैसे राजा ऑफ बनारस या सर दिनकर राव, इस तरह के मेंबर्स को इसमें रखा जाता था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में। तीसरे कैटेगरी के जो मेंबर्स थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जिनको अब इलेक्ट किया जा सकता था, उनकी संख्या बढ़ा दी गई। तो ये 1892 के कानून की एक बड़ी उपलब्धि थी। तो अब यहां पर देखो क्या है कि मैंने नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि इलेक्टेड शब्द का इस्तेमाल इस कानून में कहीं नहीं किया गया है। चुनाव, इलेक्शन शब्द का यूज कहीं पर भी कानून में नहीं किया गया है। कहा यही गया है कि दे विल बी नॉमिनेटेड ऑन द रिकमेंडेशन। लेकिन रिकमेंडेशन का मतलब यही कि कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा चुनकर ये प्रतिनिधि भेजे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो केंद्रीय काउंसिल थी, यानी कि कैलकाटा में, कैपिटल में, जो वाइसरॉय के अधीन डायरेक्ट काम करती थी, उस काउंसिल में अब कुछ मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर ऐसे भेजे जाएंगे जो कहां के द्वारा भेजे जा रहे हैं? जो बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, उनके द्वारा भेजे जा रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, जो ये प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, यहां से 4 हैं, ठीक है, 1 2 3 4, तो यहां से ये चुनाव हो रहा है। हालांकि इस चुनाव में 50 लोग ही शामिल हैं, लेकिन फिर भी कम से कम चुनाव तो हो रहा है। वो चुनकर भेज रहे हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्य को। तो ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेटेड वाले, ये तो ब्रिटिश अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जो भारतीय लोगों के द्वारा चुने जा रहे हैं, अब इसके अंदर थोड़ी सी डेमोक्रेसी आ रही है। अब इसको आप डेमोक्रेसी वैसे कह नहीं सकते, क्योंकि आम लोग इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि चुन के कौन भेज रहा है। मतलब ये वैसा हो गया, इसको आप आइडिया एक आज के समय के अनुसार आपको बताऊं तो इट वुड बी समथिंग लाइक द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन वोट करता है? एमएलए और एमपी, वही वोट करते हैं ना, आम आदमी वोट नहीं करता। इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वो, अगर आप डेमोक्रेटिकली देखो तो। वैसा ही कुछ फंडा यहां पर भी है कि जो सेंट्रल काउंसिल है उसमें चुनकर कौन भेज रहा है? जो चारों प्रेसिडेंसीज हैं, यहां के जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं काउंसिल के, वहां के जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, वो चुनकर आगे भेज रहे हैं। और एक वोट यहां पर कैलकाटा चेंबर ऑफ कॉमर्स यानी कि बिजनेस वालों को भी दे दिया गया था। लेकिन कम से कम थोड़ी सी डेमोक्रेसी तो आई है, नाम मात्र की आई है, लेकिन आई है। लेकिन इन्होंने इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल कहीं पर भी 1892 के कानून में यूज नहीं किया था। फिर जो राज्यों के स्तर पर, यानी प्रोविंसेस के स्तर पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, उसमें भी थोड़ी सी डेमोक्रेसी आई है। कैसे? उसके जो मेंबर हैं वो कौन चुन के भेजेगा? जो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटीज के अध्यक्ष हैं, ट्रेड एसोसिएशंस के लीडर हैं, जमींदार या चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं, उनसे इलेक्ट होकर बॉम्बे, मद्रास या आगरा की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, वहां पर ये मेंबर जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हो कि इनके द्वारा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स चुने जा रहे हैं
और इनके द्वारा आगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर चुने जा रहे हैं। और ये सारे कौन मेंबर है? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है, ये याद रखना, ऑफिशियल मेंबर नहीं है। और ये अभी भी माइनॉरिटी में है। अगर कहीं पर 50 मेंबर हैं तो ऐसा नहीं है कि 50 में से 30 नॉन ऑफिशियल होंगे, 50 में से 15 या 20 ही होंगे, उनको कभी मेजॉरिटी नहीं दी जाएगी। मेजॉरिटी हमेशा ऑफिशियल मेंबर्स की ही रहेगी। लेकिन इनडायरेक्ट यहां पर भारतीय लोगों का रिप्रेजेंटेशन अब चुनाव के माध्यम से हो रहा है। यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1892 के कानून के लिए। अब जो सीएलसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, वो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को, जिनके पास पोर्टफोलियोज हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं ऑन पब्लिक इंटरेस्ट आफ्टर गिविंग 6 days नोटिस। तो 6 दिन का नोटिस देने के बाद उनसे सवाल जवाब किया जा सकता है कि पीडब्ल्यूडी पर इतना खर्चा क्यों हो रहा है, आर्मी पर इतना खर्चा क्यों हो रहा है। लेकिन उनका जो जवाब आएगा, जो एग्जीक्यूटिव वाले, जो पोर्टफोलियो वाले मेंबर्स हैं, जिनको आप कह सकते हो कि वो उस समय के मंत्री हैं, उन मंत्रियों के द्वारा जो जवाब दिया जाएगा उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती, कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। तो आज की पार्लियामेंट की तरह नहीं है कि सरकार ने जवाब दिया और उस पर डिबेट हो रहा है, नहीं, वो हमारी पार्लियामेंट में ही हमने अधिकार रखा है, उस समय ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया था। और जो उस काउंसिल का स्पीकर है या हेड है, वो इस डिमांड को रिजेक्ट भी कर सकता है। ये जो 6 दिन के पब्लिक इंटरेस्ट नोटिस पर सवाल पूछे जा रहे हैं, इन सवालों को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सवाल एक्सेप्ट किया जाए। प्रोविंसेस में जो एडिशनल मेंबर्स की संख्या थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई और एडिशनल पावर्स भी उन्हें दिए गए 1892 के एक्ट के कारण। इसके कारण जो टोटल लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस हैं वो इंक्रीज हुए। तो 62 के मुकाबले तो देखो 92 में बहुत सारे पावर्स बढ़ गए। थोड़ा सा भारतीय लोगों के हाथ में भी सवाल पूछने का अधिकार आ जाता है, डिस्कस करने का अधिकार आ जाता है, बजट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जीक्यूटिव से। तो थोड़ा बहुत अधिकार दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है। तो the act made a limited and indirect provision for the use of election in filling up some of the non-official seats both at the central and provincial legislative councils। लेकिन याद रखना, बार बार ये शब्द मैं रिपीट कर रहा हूं कि इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल इस कानून में कहीं पर भी नहीं किया गया था। इस प्रोसेस को, जो हम जिसको इलेक्शन मान रहे हैं, उसको ये कहते थे नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। वो कौन सी सर्टेन बॉडीज थी? मान लो बॉम्बे और मद्रास में जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट कौन कर रहा था? उस एरिया के जो म्यूनिसिपैलिटीज के लोग हैं वो इलेक्ट कर रहे थे। यूनिवर्सिटी के चांसलर्स वगैरह को पावर दे दिया गया था, वोट दे दिया गया था, लेकिन उसमें आम जनता अभी भी शामिल नहीं है। तो इसी के साथ 1892 का कानून समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सट्रीमिस्ट वाला फेज हम डिस्कस करेंगे, जो स्वदेशी आंदोलन वाला टाइम पीरियड है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो सब आएगा कल। अभी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल से। फ्री टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी की, उनका आप फायदा उठाइए। पाथफाइंडर, इंपल्स, राइज, तीनों टेस्ट सीरीज फ्री हैं। ऑल यू हैव टू डू इज यूज दिस अनलॉक कोड और ये टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। हर रविवार को कॉम्बैट होता है, उसमें भी हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।